गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है ओनो स्टडी प्लेटफॉर्म पर। और हम यहाँ पर लाए हैं करंट अफेयर का एक नया सेशन। मेरा नाम है नितेश और मैं आज से आपकी करंट अफेयर की क्लासेस प्रारंभ कर रहा हूँ, जिसमें हम दुनिया देश दुनिया की सभी खबरों को एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे। और आज से करंट अफेयर का जो हमारा टाइमिंग होगा वो 7 से 8 बजे का है और डेली करंट अफेयर होगी, लाइव क्लासेस होंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी प्रेजेंट रहेंगे और हमारे करंट अफेयर सेशन को पसंद करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि मैं ऐसा पढ़ा पाऊँ कि आप सभी को ये क्लासेस पसंद आएंगी। करंट अफेयर सेशन में जैसा कि आप सभी को पता है कि हर एग्ज़ाम में अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस होती है। आप चाहे एसएससी के एग्ज़ाम से लेकर के यूपीएससी के एग्ज़ाम तक देखेंगे तो करंट अफेयर एक अपना एक अलग स्थान है, जहाँ पे 20 से 25 नंबर तक करंट अफेयर कवर कर सकता है अलग अलग एग्ज़ामों में। हाल ही में आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उन सभी एग्ज़ामों के लिए मैं आपको तैयार कर सकूँ। और मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं हर दिन के डेली बेसिस पर क्वेश्चंस के फॉर्मेट में आपको बताऊं। और कोशिश है अगर इससे अधिक मुझे समय मिलता है फिर एक्स्ट्रा क्लासेस लेकर के भी मैं आपको बता सकता हूं। ठीक है, तो हम आज शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। हालांकि आज मेरे पास थोड़ा समय कम था, समय का अभाव था, इस वजह से आज मैं थोड़ा लेट शुरू कर पाया हूँ। अगले दिन से 7 से 8 बजे के बीच क्लासेस रहेंगी हमारी। ठीक है, हम अपनी क्लासेस शुरू करते हैं। तो हमारे क्वेश्चंस जो रहेंगे वो इस फॉर्मेट में रहेंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, जहाँ पर मैं आपको इसके आंसर के साथ साथ इसका एक्सप्लेनेशन भी अच्छी तरह से दूंगा, जिससे आपको ये क्रिस्टल क्लियर हो जाए, पूरी तरीके से आपको ये समझ में आ जाए। तो ठीक है, हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ कि हमारा पहला प्रश्न है, एक मिनट कलर चेंज कर लें। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा कोकिलाबाड़ी सीड फार्म किस राज्य में अवस्थित है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पश्चिम बंगाल, गुजरात, असम, ओडिशा। तो इसका सही ऑप्शन है असम। कोकिलाबाड़ी सीड फार्म ये है असम स्टेट में अवस्थित है, असम में। हाल ही में IUCN नाम की एक संस्था है, इसने असम के CM को पत्र लिखा कि भाई आप ये जो कोकिलाबाड़ी सीड फार्म है, यहाँ पर कोकिलाबाड़ी सीड फार्म में विकास के कार्य, और वहाँ पर स्टेट्स गवर्नमेंट एक यूनिवर्सिटी बना रही है, जिसके कारण यहाँ पर एक पक्षी पाया जाता है। यहाँ पर पाया जाता है बंगाल फ्लोरिकन। बंगाल फ्लोरिकन नाम का एक पक्षी पाया जाता है। और ये दोस्तों ये बहुत सुंदर पक्षी होता है। इसके भारत में मुश्किल से 3 या 4 हॉट स्पॉट हैं, ये 3 हॉट स्पॉट हैं और ये बहुत कम संख्या में पाया जाता है। तो बंगाल फ्लोरिकन के लिए ये असम का कोकिलाबाड़ी सीड फार्म स्वर्ग के जैसा होता है, बिल्कुल स्वर्ग के जैसा है, उसे यहाँ पे स्वर्ग एकदम फील होता है। तो बंगाल फ्लोरिकन की यहाँ पर एक तो इनकी संख्या बहुत कम है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बंगाल फ्लोरिकन IUCN के बारे में आप सब ने सुना होगा कि ये एक ऐसी संस्था है जो जीवों के डेटा पर नज़र रखती है, कौन सा जीव कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। इसके बारे में हम डिटेल में कभी बाद में जानेंगे। फिलहाल इसने ये कहा है IUCN के अनुसार ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, अत्यधिक संकटापन्न, इससे बहुत ही कम इसकी जनसंख्या इन पक्षियों की संख्या बहुत ही कम बची हुई है। IUCN के अनुसार ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड, अत्यधिक संकटापन्न सूची में डाल के रखा है। और यहाँ पर कोकिलाबाड़ी सीड फार्म में इनकी संख्या लगभग 100 से कम ही है, 100 से कम बची हुई है, जिस वजह से IUCN के लिए ये चिंता का विषय है। तो इसे आप याद रखेंगे, एग्ज़ाम में पूछ सकता है। आने वाले कई एग्ज़ाम हैं, जैसे उत्तराखंड SSC, बिहार PCS, और वनडे एग्ज़ाम 1 लाइनर करके भी पूछ सकता है। इस पक्षी के बारे में भी पूछ सकता है, IUCN का स्टेटस क्या है ये भी पूछ सकता है। और इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसे अनुसूची 1 का जीव घोषित किया गया है। अनुसूची 1 के तहत इसे रखा गया है। अनुसूची 1 के तहत जीवों का मतलब कि इस जीव का ना तो शिकार हो सकता है, ना तो इसका अवैध व्यापार हो सकता है, किसी भी इसे पूरी तरह से संरक्षित किया गया है। ठीक है, और ये ज़्यादातर पाया जाता है मानस कोकिलाबाड़ी सीड फार्म में, और अरुणाचल प्रदेश का डिरांग अभ्यारण्य है वहाँ पर। इसके साथ पीलीभीत, दुधवा, इन सब जगहों पे पाया जाता है, घास वाली जगहों पे रहता है ये ज़्यादातर। ठीक है, हम चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ कि दूसरा प्रश्न नंबर 2, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, करबोंग जनजाति किस भारतीय राज्य में निवास करती है? तो हाल ही में दोस्तों ये जनजाति चर्चा में रही है, करबोंग जनजाति।
हमारे यहाँ जनजातियों की हालत बहुत ही ख़राब होती जा रही है, तो ये भी उसी से संबंधित है। करबोंग जनजाति किस राज्य से है? पहला ऑप्शन छत्तीसगढ़, दूसरा मिजोरम, तीसरा सिक्किम, चौथा त्रिपुरा। तो हम जाएंगे अपने चौथे ऑप्शन के साथ, यहाँ पर है ऑप्शन त्रिपुरा। तो ये जनजाति त्रिपुरा राज्य में निवास करती है। करबोंग जनजाति त्रिपुरा राज्य में निवास करती है और इनकी संख्या, हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है जिसमें ये बताया गया है कि इनकी संख्या 250 से भी कम बची हुई है। 250 लोग केवल इनके बचे हुए हैं। हालांकि किसी भी समुदाय के लिए उसकी संख्या बहुत ही मायने रखती है। जैसे कि अभी हाल ही में पारसियों की संख्या कम हुई तो उसके लिए सरकार ने जियो पारसी अभियान चलाया, वैसे ही इनकी संख्या भी 250 लोग इनके में बचे हुए हैं। और ये करबोंग जनजाति जो है ये कारबोंग भाषा भी बोलती है, कारबोंग भाषा बोल रही है जो धीरे धीरे विलुप्ति के कगार पे है। तो इनकी यह जनजाति और साथ ही साथ में इनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा भी विलुप्त होती जा रही है, जिसके तो इसे संरक्षित करने का प्रयास किया जा सकता है। अभी तक इसके लिए कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है और गवर्नमेंट इस जनजाति को अलग जनजाति के रूप में नहीं मानती है, इनको अलग नहीं करती है, इन्हें एक उप जनजाति कहती है। गवर्नमेंट के अनुसार ये उप जनजाति है और जब ये उप जनजाति है तो ये जनगणना में शामिल भी नहीं होते हैं, इन्हें अलग से जनगणना में जनजाति के रूप में शामिल नहीं किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ रहा होगा। बाकी आप अगर आप कोई सुझाव देना चाहें तो मैं उसके लिए आप सादर आमंत्रित हैं। मैं कुछ अगर आप सुधार के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो मैं उसे सहर्ष स्वीकार करूंगा। चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। हाल ही में, हालांकि ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, नियुक्तियों से संबंधित प्रश्न हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और ये मतलब भारतीय मूल से संबंधित है, तो ये अवश्य ही कहीं किसी न किसी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो इसके लिए आपको देखना होगा, हाल ही में भारतीय मूल की अनीता आनंद को किस देश की रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है? भारतीय मूल की हैं अनीता आनंद, इन्हें नियुक्त किया गया है एक देश में रक्षा मंत्री। किस देश में? ऑस्ट्रेलिया में, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब इन सभी जगहों पे अधिकतर भारतीय नियुक्त हो चुके हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में भी भारतीयों की जनसंख्या अच्छी खासी है, यूनाइटेड किंगडम में भी अच्छी खासी जनसंख्या है, कनाडा में भी है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। लेकिन अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है तो ये है कनाडा राज्य, कनाडा देश। कनाडा में इनको नियुक्त किया गया है रक्षा मंत्री और ये यहाँ की कनाडा की दूसरी रक्षा मंत्री हैं, महिला, कनाडा की दूसरी महिला रक्षा मंत्री हैं ये। तो ये तो इजी सा था, वन लाइनर। तो इसमें सिर्फ याद करने की ज़रूरत है कि रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है किस देश में? भारतीय मूल की महिला हैं, कनाडा में। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में फ्यूचर टेक 2021 का आयोजन किया गया। फ्यूचर टेक 2021, इसकी थीम क्या थी? अलग अलग एग्जाम में विभिन्न जो भी इस तरीके के आयोजन होते हैं उनकी थीम से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। तो उन क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए आपको उसकी थीम पता होनी चाहिए। साथ ही साथ में इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किसने कराया, कौन सी संस्था है जो इस तरह के कार्यक्रम को आयोजन कराती है, वो पता होना चाहिए आपको। साथ ही साथ इस तरह के कार्यक्रमों का महत्व क्या होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे एक छोटे एग्जाम में आया, जैसे एक एसएससी के एग्जाम में अगर पूछेगा तो फ्यूचर टेक का आयोजन की थीम पूछ लिया, या हो सकता है कि इस कार्यक्रम का आयोजन किसने कराया, कौन सी संस्था ने कराया, तो इस बारे में पूछ सकता है डायरेक्टली क्वेश्चन। थोड़ा और अगर अपर लेवल पे जाते हैं तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होगा ये पूछा जा सकता है। तो फ्यूचर टेक 2021 जो ये कार्यक्रम है ये कराया गया था डिजिटल प्रौद्योगिकी जो आजकल है, डिजिटल प्रौद्योगिकी के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी थी। ये था फ्यूचर टेक डिजिटल प्रौद्योगिकी का सम्मेलन, डिजिटल प्रौद्योगिकी की अंतर्राष्ट्रीय। अब डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रदर्शनी थी। डिजिटल प्रौद्योगिकी का मतलब आजकल जो हम अपने रोज़मर्रा की चीज़ों में
तकनीकी का यूज़ कर रहे हैं। जैसे हम क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं, नेट बैंकिंग, इस तरह की जितनी भी सेवाएं होती हैं वो डिजिटल प्रौद्योगिकी में शामिल होती हैं। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे डिजिटल प्रौद्योगिकी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया और उसके लिए प्रदर्शनी भी लगाई, और इसका आयोजन जो किया था, इसका आयोजन किया गया है CII, मतलब भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा। इसका आयोजन किया गया भारतीय उद्योग परिसंघ ने इसका आयोजन किया। भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा इसका आयोजन किया गया था, और ये 5 बिंदुओं पर बात करती है। ये फ्यूचर टेक जो है ये 5 बिंदुओं पर बात करती है। इसके 5 पॉइंट हैं। अब इन 5 पॉइंट में क्या है वो हम देख रहे हैं कि सबसे पहले तकनीक, कि डिजिटल प्रौद्योगिकी को लागू करने के लिए तकनीक कैसी होनी चाहिए। रणनीति, किसी भी चीज़ को लागू करने के लिए सबसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि रणनीति, उसकी रणनीति क्या हो, तकनीक क्या हो, उसके साथ ही साथ इसका विकास कैसा हो, और उसके समावेशिता कैसा हो, समावेशिता कैसी हो, कि समावेशी का मतलब कितना लोग इनोवेटिव हो पा रहे हैं, विकास कैसा होगा इसका, ये तकनीक समावेशी कैसे होगी, समावेशी के साथ साथ इस तकनीक के प्रयोग से लोगों में विश्वास कितना बढ़ेगा। तो ये 5 है। किसी भी मतलब तकनीक के इम्प्लीमेंटेशन या फिर किसी भी योजना के इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये 5 चीज़ें ज़रूरी होती हैं, कि किस रणनीति से आपको उस योजना या फिर उस तकनीक को लागू करना है, उसके लिए तकनीक कौन सी लगाई जाएगी, उसका विकास कैसे करेंगे, उसे समावेशी हम कैसे बनाएंगे ताकि वो हर व्यक्ति तक पहुंच सके, और फिर आखिरी चीज़ की उस तकनीकी से लोगों में विश्वास कितना बढ़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, जयनगर कुर्था सीमा पार रेल लिंक के संदर्भ में कुर्था किस देश में अवस्थित है। तो जयनगर कुर्था सीमा पार रेल लिंक, तो इसके बारे में आपने सुना ही होगा, ये न्यूज़ में अभी हाल ही में चर्चा में था। तो कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कि मतलब कौन सा स्थान किस देश में अवस्थित है या किस राज्य में अवस्थित है। तो यहाँ देश में पूछ रहा है कुर्था के बारे में, तो ये है नेपाल में, कुर्था हमारा नेपाल में है। फिर अगला क्वेश्चन है, कोंकण शक्ति 2021 नामक पहली त्रिसैन्य सेवा, यह ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ये पहली है और त्रिसैन्य सेवा अभ्यास है, मतलब इसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों शामिल है। एयरफोर्स तीनों शामिल हैं। पहली त्रिसैन्य सेवा अभ्यास है। किस देश के साथ? भारत में किस देश के साथ, भारत के साथ किस देश ने अभ्यास करना प्रारंभ किया है? तो कोंकण शक्ति 2021 नामक पहली त्रिसैन्य सेवा में किस देश ने अभ्यास करना शुरू किया है पहली बार? तो भारत, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, रूस और ब्रिटेन। तो इसमें सही ऑप्शन होगा ब्रिटेन। ब्रिटेन ने इसमें पहली बार ये कोंकण शक्ति, इसके पहले कोंकण नामक अभ्यास होता था, लेकिन कोंकण शक्ति 2021 पहली बार ब्रिटेन के साथ भारत अभ्यास कर रहा है। और भारत के, ये हमारा प्यारा भारत, माफ करिएगा थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, ये क्या हो गया? क्वेश्चन कहाँ चला गया? इरेज हो गया पूरा। आ गया, माफ़ करिएगा दोस्तों, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आ गए, वो गलती से इरेज हो गया था। और ये क्वेश्चन की शीट आगे भी बढ़ गई थी,
तो मैं अपने क्वेश्चन पे आता हूँ। कोंकण शक्ति 2021 नामक पहली त्रिसैन्य सेवा किस देश के भारत के साथ किस देश की सेना भाग ले रही है? तो इसमें पहला ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा कनाडा, तीसरा रूस, चौथा ब्रिटेन। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन होगा ब्रिटेन। कोंकण शक्ति 2021, और ये सैन्य अभ्यास हो रहा है भारत के पश्चिमी तट पर, अरब सागर में कोंकण तट पर, अरब सागर में कोंकण तट पर अभ्यास किया जा रहा है, जिसमें भारत की तरफ से INS चेन्नई, ये याद रखिएगा, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। तो INS चेन्नई नाम का जहाज युद्धपोत भारत की तरफ से इस युद्ध अभ्यास में भाग ले रहा है। और इसके अलावा ब्रिटेन के साथ हमारे दो और सैन्य अभ्यास होते हैं, एक एयरफोर्स के लिए अलग, थल सेना का अलग। तो वायुसेना या एयरफोर्स के लिए हमारा इंद्र शक्ति, एयरफोर्स के लिए सॉरी, इंद्र शक्ति नहीं है, ये इंद्रधनुष। क्या हो गया? एयरफोर्स वायुसेना के लिए ब्रिटेन के साथ अभ्यास है इंद्रधनुष। और वहीं पे हमारा थल सेना के साथ ये अभ्यास करती है अजय वॉरियर। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। एयरफोर्स के साथ इंद्रधनुष अभ्यास किसके साथ होता है? ब्रिटेन के साथ। थल सेना के साथ अजय वॉरियर, ये भी भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है। और वहीं नेवी के लिए, नौसेना के लिए कोंकण शक्ति 2021, तो ये नौसेना के लिए होता है। ये पहली त्रिसैन्य सेवा अभ्यास है और भारत के साथ ये ब्रिटेन ने इसमें प्रतिभाग लिया है, और साथ ही साथ इसमें INS चेन्नई नामक जहाज का प्रयोग किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनोवेशन फॉर यू डिजी बुक किसने लॉन्च की है? इनोवेशन फॉर यू, इसके नाम से ही समझ में आ गया होगा, ये नवाचार से संबंधित है। और इसे अगले हम इसके आंसर की ओर चलते हैं, ऑप्शन देखते हैं। नीति आयोग के द्वारा, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी, DRDO के द्वारा। तो इनोवेशन फॉर यू इसे लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा। डिजी बुक ये एक्चुअल में है क्या? डिजी बुक का मतलब किसी भी, अगर कुछ काफ़ी सारी चीज़ों को सरकार ने कंपाइल किया, इसमें डिजी बुक में क्या किया, 45 हेल्थ लाइन जो भी है सर्विसेज हैं उन्हें कंपाइल करके इंटरनेट पर उपलब्ध कराया, तो उसी को फॉर्म कहा गया कि डिजी बुक। और डिजी बुक ये इनोवेशन फॉर यू इस नाम से लॉन्च किया गया है। इनोवेशन फॉर यू डिजी बुक इस नाम से लॉन्च किया। अब ये इनोवेशन जो है ये अटल इनोवेशन मिशन के तहत ये सब किया गया है। अटल इनोवेशन मिशन, इसमें देश भर के अटल इनोवेशन मिशन वाले कॉलेज शामिल हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये भी वन लाइनर क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा है। ये राजकुमारी हेओ हांग ओके मेमोरियल पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया है? भाई इनके नाम से ही लग रहा है कि इनके सब कुछ ओके है। राजकुमारी हेओ हांग ओके मेमोरियल पार्क, मैं इसे थोड़ा मिटा देता हूँ। हेओ हांग ओके मेमोरियल पार्क किस, आप ताकि क्लियर देख सकें इन सब चीज़ों को। हेओ हांग ओके मेमोरियल पार्क कहाँ पर अवस्थित है? तो इसके आंसर की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए अयोध्या, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी कुशीनगर। तो इसका सही उत्तर है अयोध्या। अयोध्या इसका सही उत्तर है। आपने कहानी सुनी होगी इस चीज़ की कि हमारे अयोध्या से एक जो थी हेओ हांग ओके राजकुमारी जो थी, ये कोरिया की महारानी थी और इनका संबंध ये कहा जाता है कि ये अयोध्या की थी, अयोध्या की रहने वाली थी। इनका विवाह कोरिया में हुआ था। तो हाल ही में अयोध्या में सरयू नदी के तट पर, ये याद रखिएगा, सरयू नदी के पास वहाँ के एक पार्क का नाम राजकुमारी हेओ हांग ओके मेमोरियल रखा गया है। और ये हमारे भारत और कोरिया संबंधों को मजबूत करता हुआ दिखता है।
और ये पूरी तरीके से संबंधों को मजबूत करने के लिए भी किया गया है। हालांकि हम अपने पिछले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि अभी छूट गए थे। हाँ, हाल ही में फ्यूचर टेक 2021 का आयोजन किया गया है। इसकी थीम क्या थी? तो ऑप्शन ए है तकनीकी के बढ़ते कदम, ऑप्शन बी है भविष्य में प्रशासन में तकनीकी का प्रयोग, ऑप्शन सी है भविष्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए तकनीकी का प्रयोग, ऑप्शन डी है भविष्य के निर्माण के लिए प्रमुख वाहक तकनीक हम भरोसा कर सकते हैं। तो फ्यूचर टेक 2021 इसका आयोजन किया गया था, मैं आपको बता चुका हूँ, CII भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। और इसका सही उत्तर होगा भविष्य के निर्माण के लिए प्रमुख वाहक तकनीक हम सब भरोसा कर सकते हैं। इसका सही ऑप्शन है। इसकी थीम है, अलग अलग एग्जामों में थीम पूछी जाती है, तो इस थीम को याद रखना थोड़ा आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। और ये फ्यूचर टेक इस तरीके के क्वेश्चंस अक्सर पूछे गए हैं कि आयोजन किसने कराया है, तो इसका आयोजन CII या भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा कराया गया है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और इसका डिजिटल अर्थव्यवस्था फोरम, मतलब डिजिटल अर्थव्यवस्था पर सम्मेलन और प्रदर्शनी इसमें गवर्नमेंट ने लगाई थी, और साथ ही साथ इसमें मतलब डिजिटल तकनीकों पर ध्यान देना था, लोगों को मतलब डिजिटल तकनीकों से अवेयर कराना, इसलिए ये किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में अग्नि 5 मिसाइल, आपने बहुत सुना होगा, बचपन से सुना होगा अग्नि 5 मिसाइल के बारे में, मिसाइलों के बारे में उसका परीक्षण किया गया है अभी APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। यह द्वीप किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो APJ अब्दुल कलाम द्वीप ये किस राज्य में अवस्थित है या फिर केंद्र शासित? तो इसका सही ऑप्शन है उड़ीसा। APJ अब्दुल कलाम, इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इनके बारे में तो आप सब जानते होंगे, हमारे राष्ट्रपति भी रह चुके, भूतपूर्व राष्ट्रपति, और भारत की एक महान शख्सियत और साथ ही साथ एक महान इंसान भी थे ये। तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, इन्हें उपाधि दी गई, ये मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। भारत का जो मिसाइल कार्यक्रम है वो APJ अब्दुल कलाम सर के प्रयासों से ही प्रारंभ हुआ था। तो आज हम जो रक्षा क्षेत्र में इतना उन्नत हो पाए हैं वो सर की वजह से हुआ है, APJ अब्दुल कलाम जी की वजह से हुआ है। इन्होंने ही प्रारंभ किया था मिसाइल कार्यक्रम, जिसके तहत 5 मिसाइलें बनाई गई थी। उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हमारा फोकस है अग्नि 5 मिसाइल। तो ये APJ अब्दुल कलाम द्वीप किस राज्य में अवस्थित है? तो ये उड़ीसा में अवस्थित है। अब हम थोड़ा अग्नि 5 के बारे में जान लेते हैं। अग्नि 5, अब तक इसके पहले 4 वेरिएंट अग्नि के बन चुके हैं, और ये सतह से सतह पे मार करने वाली मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू सरफेस जाएगी ये मिसाइल। और ये कौन सी मिसाइल है? ऐसी मिसाइल है भाई, ये कॉन्टिनेंटल पार कर देगी, मतलब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है ये, बैलिस्टिक मिसाइल, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। और इसकी अगर रेंज की बात करें तो ये 5000 किलोमीटर का दायरा कवर करती है, 5000 किलोमीटर का दायरा ये कवर करती है। अब इस 5000 किलोमीटर में अगर दुनिया के नक्शे को देखा जाए तो ये रहा हमारा अफ्रीका और अरेबियन प्रायद्वीप, ये प्यारा भारत, और फिर इधर से ये चाइना, रूस, यूरोप। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए मिसाइल है तो ये लगभग पूरे चीन, लगभग पूरे रशिया, यूरोप के कुछ देशों को और आधा मिडिल ईस्ट के साथ साथ कुछ अफ्रीका के भागों को कवर करती है। तो आप इसे देख सकते हैं कि ये इस तरीके से, कुछ इस तरीके से कवर कर रही है। तो इसकी रेंज में बहुत बड़ा, इसकी रेंज में दुनिया के बहुत बड़े, तो मतलब दूर तक इसकी पहुंच है 5000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर भारत सरकार के अनुसार। जबकि चीन इसी पर कह रहा है कि भाई इसकी रेंज 5000 नहीं है, 5000 से ज़्यादा है। भारत अब लगभग 8 से 10,000 किलोमीटर है, भारत इसकी रेंज छुपा रहा है। क्यों छुपा रहा है? क्योंकि
ये यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक प्रस्ताव आया था। उस प्रस्ताव का नाम था प्रस्ताव 1172 1172, यूएनएससी 1172, यूएनएससी 1172। तो इस प्रस्ताव के तहत भारत को अपनी मिसाइल कार्यक्रम को रोक देना चाहिए था, इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। इसकी चर्चा हम फिर कभी करेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको जानना है अग्नि 5 के बारे में, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के बारे में। तो हम जान चुके हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप किस राज्य में है, उड़ीसा में अवस्थित है। अग्नि 5 क्या है, सतह से सतह पे मार करने वाली मिसाइल है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी रेंज 5000 किलोमीटर तक है। ठीक है, इसे विकसित किया गया है डीआरडीओ के द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा इसे विकसित किया गया है। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। ये हमारा आखिरी प्रश्न होगा। ये हमारा आखिरी प्रश्न है दोस्तों। आखिरी प्रश्न से पहले मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि आप हमारे इस ओनो स्टडी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। शेयर तो ज़रूर से कीजिए, लाइक भी ज़रूर से ही कीजिए और सब्सक्राइब तो बिल्कुल ना भूलें, वो सबसे ज़रूरी है, ताकि इसी तरह की करंट अफेयर्स की अपडेट पाने के लिए आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। तो हमारा सबसे आखिरी क्वेश्चन है, किस वैश्विक ब्लॉक ने सीमा पार डाटा उपयोग और डिजिटल व्यापार के लिए समझौता किया? यहाँ ध्यान दीजिएगा, सीमा पार, एक मिनट, सीमा पार डाटा उपयोग और डिजिटल व्यापार के लिए समझौता किया। तो ऑप्शन ए है G7, ऑप्शन बी G20, सी संघाई सहयोग संगठन और ऑप्शन डी यूरोपियन यूनियन। तो इसका सही आंसर है G7। तो आजकल के समय, आज के समय में, आज की दुनिया में डेटा का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जिस कंपनी के पास डेटा है वो सब कुछ है। आपका निजी डेटा, यहाँ तक कि आपके मोबाइल फ़ोन से लेकर के जो भी डेटा आप देते हैं वो कंपनियों के लिए खजाने की तरफ है। आज के समय में ये कहा जाता है कि जिसके पास डेटा है उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। डेटा एक नया, मतलब न्यू मनी है, इसे एक तरीके से नया पैसा कह सकते हैं। तो इसी सीमा पर एक देश से दूसरे देश में डेटा के उपयोग और डिजिटल व्यापार के लिए G7 एक समूह है, उसने समझौता किया। अब G7 के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भैया ये G7 क्या है? G7 रीजनिंग के हिसाब से देखें तो ये 7वां अक्षर भी पड़ता है अल्फ़ाबेट्स का। तो G7 ये दुनिया के 7 ताकतवर देश हैं, उनका समूह है। दुनिया के 7 ताकतवर देशों में गेस कीजिए कौन कौन से हो सकते हैं G7 में। जिसमें होगा कनाडा, दुनिया के 7 ताकतवर और बड़ी अर्थव्यवस्था, ये भी ध्यान दीजिएगा, जिनकी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, बड़ी इकोनॉमी, बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो इसमें पहला नंबर है कनाडा, दूसरे पे संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरे नंबर पे है जर्मनी, इटली, ब्रिटेन और फ्रांस। तो इसमें 7 देश शामिल हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6, सॉरी एक और है जापान। तो इधर साफ साफ देख लीजिए G7 के देशों के नाम, कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन, जापान, अमेरिका, फ्रांस, इटली। तो ये 7 देशों का समूह है और ये 7 देश जो हैं दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, साथ ही साथ में ताकतवर अर्थव्यवस्थाएं भी हैं। और इसका जो गठन हुआ था G7 जो बना था 1975 में बना था, ये आपको याद रखना है। 1975 में बना था
और इसमें 1994 में रूस भी शामिल हुआ था, 1994 में रूस शामिल हुआ था, लेकिन 2014 के बाद रूस को हटा दिया गया। तो क्वेश्चन आपसे इसमें यह भी पूछ सकता है कि G7 में कौन सा देश पहले शामिल हुआ था जिसे बाद में हटा दिया गया, तो वो आप ध्यान रखिएगा, रूस। 2014 में रूस को हटा दिया गया था क्रीमिया विवाद के बाद। तो और साथ ही साथ इसका हेडक्वार्टर के बारे में अगर बात करें तो G7 का कहीं पर हेडक्वार्टर नहीं होता है, जहाँ पर इसका सम्मेलन होता है वहीं पर इसका वहीं पे इसका हेडक्वार्टर बन जाता है, एक तरीके से ये कह सकते हैं। तो अभी हाल ही में G7 का सम्मेलन हुआ था ब्रिटेन में, G7 का 47वां सम्मेलन था, 47वां सम्मेलन था G7 का, वो आयोजित किया गया ब्रिटेन में, ब्रिटेन के कार्डिफ में। तो यहाँ पे हमारे प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इसके लिए एक बार फिर से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हम इस तरीके के करंट अफेयर्स आप तक पहुँचाते रहें और हर दिन पहुँचाते रहें, और आपके एग्ज़ाम इसी तरीके से निकलते रहें। अपने एग्ज़ाम में सफलता सुनिश्चित करने के लिए चैनल को एक बड़ा थम्स अप दीजिए और बेल आइकन दबाइए। थैंक यू, और हम मिलते हैं अपने अगले सेशन में, यानी कि कल सुबह 7 से 8, टाइमिंग याद रखिएगा। धन्यवाद।